नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। अहियापुर थाना क्षेत्र के मेडिकल ओवरब्रिज के पास बाइक सवार अपराधियों ने कातिब और उसके साथी को गोली मार किया घायल। सदर अस्पताल में मरीज ने एएनएम के साथ बदतमीजी की। एएनएम के विरोध करने पर मरीज ने एएनएम का चेहरा नोचा। और प्रीपेड मीटर को लेकर जन अधिकार पार्टी के सदस्यों ने ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा विभाग के सचिव और एसडीओ पूर्वी के खिलाफ मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर किया। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र के मेडिकल ओवरब्रिज के समीप बाइक सवार अपराधियों ने सरेआम कातिब और उसके साथी को ताबड़तोड़ गोली मारकर घायल कर दिया। अहियापुर थाना क्षेत्र के मेडिकल ओवरब्रिज पश्चिमी पुल के पास शुक्रवार की देर रात रजिस्ट्री ऑफिस के कातिब अंजनी सिंह व उनके एक साथी विकास कुमार पर बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस घटना में अंजनी और विकास को दो गोली लगी है। अंजनी की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसको पेट और सीने के पास और विकास को पेट और पैर में गोली लगी है। कातिब अंजनी मुरादपुर और विकास शेखपुर का रहने वाला है। अंजनी बाइक चला रहे थे और विकास पीछे बैठा था। दोनों प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं। पुलिस के अनुसार अंजनी और विकास के पास मोबाइल और रुपए सुरक्षित हैं। आशंका है कि दोनों की हत्या करने की नीयत से ही फायरिंग की गई है। अपराधियों ने 6 गोली चलाई। एक गोली बाइक की टंकी में भी लगी है। अपराधियों ने 1 राउंड हवाई फायरिंग भी की है। दोनों को अहियापुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ से अंजनी को दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। उधर वारदात की जानकारी मिलने पर नगर डीएसपी राघव दयाल और अहियापुर थानेदार वरुण कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। अहियापुर थानेदार ने बताया कि अंजनी निजी अस्पताल में अपने रिश्तेदार से मिलकर दोस्त संग एक ही बाइक से घर लौट रहे थे। इस बीच अस्पताल से 4 लेन ओवरब्रिज के बीच में बाइक सवार अपराधियों ने ओवरटेक करते हुए दोनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि गोली लगने के बाद भी अंजनी बाइक चलाते हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। उसके बाद अपराधी भाग निकले। पुलिस ने बताया कि बयान अभी दर्ज नहीं हो सका है। पुलिस में आने के बाद बयान दर्ज होगा। देखिए, हम तो घर में सोए हुए थे तो हमारे अंकल दिल्ली से फोन किए कि ऐसे ऐसे विकास को गोली लग गया, तुम जल्दी मेडिकल पहुंचो। मेडिकल आया तो मेडिकल में पता चला कि वो यहाँ नहीं है। फिर हम अपने स्वजनों को फ़ोन किए तो वो बताया कि नोबल हॉस्पिटल में, और भाग के मैं यहाँ आया। यहाँ देखा हूँ पेशेंट को। और ये एक तरह से समझिए कि पुलिस की जो है ना बहुत बड़ी लापरवाही है। दिन दहाड़े अपराधी यहाँ आके तांडव मचा के चले जाते हैं नाक के नीचे से, और ये लोग कुछ नहीं करते, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, समझे। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसमें विफल रहे हैं। गोली लगी जानकारी? गोली का सर हम तो देखे नहीं है। और विकास जो है मेरा रिलेटिव है और अंजनी जी जो है मेरे ग्रामीण है। 2 आदमी को गोली लगी है। 2 आदमी को गोली लगी है। जी जी। कहाँ पे मारी गई है गोली पर? ये सर मेरे को नहीं पता है, हम नहीं जानते कि कहाँ पे, लेकिन इसी रोड पे लगी है। हमला कर दिया है बगल में ही। 10-5 में निकले हैं, 10-8 के बीच में ही घटना घटित हुई है। मेडिकल ओवरब्रिज के बीच में, मेट्रो ओवरब्रिज और नोबल हॉस्पिटल के बीच में। कितनी गोली लगी हुई है सर दोनों आदमी को? हैं? कितनी गोली लगी है दोनों को? एक आदमी को 1 गोली लगी है, एक आदमी को 2 गोली लगी है। अच्छा, स्थानीय लोग कह रहे थे कि 3-4 गोली लगी हुई है एक आदमी को। वो तो डॉक्टर बताएंगे, बताएंगे क्या कुछ लग रहा है सर मामला? कुछ जानने वाला हम हमला किया है, कोई ऐसा नहीं मचाकी चला। जमीनी प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं तो ऐसे क्या है, जमीनी विवाद का मामला लग रहा है क्या? अभी बताएंगे तो घुसाएंगे तभी तो बताएंगे। तो मचाकी चला के स्वयं लौट गए हैं उस जगह से। सदर अस्पताल में मरीज ने एएनएम के साथ बदतमीजी की। एएनएम के रोके जाने पर मरीज ने उसका चेहरा नोच लिया। जिले में शनिवार को एक एएनएम के साथ जमकर मारपीट की गई। पहले उसके साथ बदतमीजी करते हुए दुर्व्यवहार किया गया। विरोध करने पर मारपीट की गई। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। मामला सदर अस्पताल का है, जहां एएनएम सोनाली की अस्पताल की ओपीडी में ड्यूटी थी। वह एक मरीज का वाइटल देख रही थी। इसी दौरान एक युवक और एक महिला पहुंची। दोनों एएनएम के करीब आई। इसके बाद बदतमीजी करने लगे। युवक ने कहा, बहुत गर्मी है, पंखा लगा लो। कमेंट पास करने पर एएनएम उठकर दूसरे तरफ चली गई। वहां भी युवक पहुंच गया। काम करने के दौरान ताका झाकी करने लगा। उसके विरोध करने पर गाली गलौज की, फिर मारपीट करने लगा। महिला ने भी युवक का सपोर्ट करने लगी।
हल्ला हंगामा होने पर अस्पताल के गार्ड मौके पर पहुंचे, दोनों को पकड़ा गया। इसके बाद नगर थाने की पुलिस को सूचना दिया गया। सूचना पर पहुंची नगर पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। दोनों से थाने पर पूछताछ की जा रही है। मामले में पीड़िता नर्स ने बताया कि वह अपना काम कर रही थी। इस दौरान दोनों आए। दोनों आपस में माँ बेटे हैं। पंखा टोली इलाके के रहने वाले हैं। उसका बेटा लगातार बदतमीजी कर रहा था। वे बार बार जगह बदल रही थी। इसके बावजूद वह दुर्व्यवहार करने लगा। जब विरोध की तो मारपीट करने लगा। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उनके गले से सोने का चैन भी गायब हो गया। पास में रखा 1000 रुपया भी गायब हो गया। इधर नगर थानेदार श्री राम सिंह ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची है। आवेदन मिलते ही जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, यहाँ पे मैं वाइटल ले रही थी। ये रूम नंबर 8 में फिजिशियन बैठते हैं। डेली मैं वाइटल लेती हूँ। हर रोज की तरह यहाँ लोग अब लाइन लगाते हैं, ये वाइटल करती हूँ और तब फिर पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी दौरान वो अनीता शर्मा जो है और उसकी का बेटा राजा, वो बार बार बोल रहा है कमेंट पास करे, मैं उस पर ध्यान नहीं दी। और फिर उसके बाद जब उसकी माँ का हम लोग वाइटल ले रहे हैं, हम लोग नहीं जानते कि वो माँ बेटा है। वो आके पास में आके घुस के कहता है कि जो पंखा लगा लो ना तो अच्छा रहेगा। हमने साइड हटिए ना, आपको ये हम लाइन में लगे, हम लोग कर रहे हैं वाइटल। तो उधर से उसकी माँ कहती है कि जो की भेलो हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं कि वाइटल ले रहे हैं, गर्मी लग रही, साइड हो जाए, लाइन में खड़े हो जाइए, तो अंदर में पंखा लगवा लो। फिर तो हम लोग चुपचाप जाते कि नहीं यहाँ से। तब जाके फिर वो बोल रहा है कि उसकी माँ गुस्साने लगी। इधर से लाइन से निकल के दोनों माँ बेटा फिर हाथापाई करना शुरू कर दिया और फिर छीन छोड़ के पूरा मतलब सारा नोच के उसके बाद इधर पब्लिक एकदम पूरा जुट गई। फिर भी मारे, उनको पकड़े हुए हैं, छोड़ नहीं रही है उसकी माँ और ना बेटा उसका। और हमारा बैग, मेरा लैपटॉप, सब कुछ मेरा वही लोग रखे। कि हमारे स्टाफ के साथ एक बदतमीजी किया, बैग छीन लिया और कुछ सामान था उसमें वो छीन लिया। इसलिए हम अभी तुरंत थाना से भी दुर्गा बाबू को बुलाए थे, वो लेकर के गए हैं स्टेटमेंट। फिर इसको होगा तो हम दोनों लोग जो मेरा साथ ऐसा बदतमीजी किया है इनके साथ। बउआ हम अलिए देखावे, देखो बोल के खुलल है। करम मार दिलिए नर्स के। हम ना मारे हैं, हमने मारी है। ज्यादा कुछ वीडियो भी है, जितना वीडियो है ना वो आदमी सब बना के रखे हुआ है। लाइन में खड़ा थे सब आदमी, तो लाइन में से गए हैं। जब हमारा नंबर आया ना तो एगो सीरियस आई तो उनको देखा दी, वो देखा के चल गई। तो हमारा नंबर आया तो हम तौलने वाला नहीं है, तौलने वाला पर खड़ा हो गए। इतने में चमक के एगो हमारा बेटा है हमारे साथ आए हैं, काहे उसको मतलब किसी साथ में आए हैं, साथ में आए तो बहुत कैमरा चमक के भाग चल गए। उसके बाद फिर दोबारा आई है। रेप पीड़िता ने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं किए जाने पर आत्महत्या करने की बात कही। पूर्व वार्ड पार्षद रेप मामले में पीड़िता ने बयान जारी कर पुलिस से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़िता का कहना है कि अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वह सुसाइड कर लेगी। पीड़िता ने कहा कि उसे मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। 1 सप्ताह पहले प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इसकी शिकायत आईजी से भी की गई थी, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो मेरे पास आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। प्रशासन से मुझे ये उम्मीद नहीं है कि वो मेरे लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही, अब तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है और मुझे हर तरफ से बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर हो रहा है। अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा, अगर उसकी अरेस्टिंग नहीं होगी तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन ये रहेगा कि मैं सुसाइड कर लूँगी। दोषी भी मैं ही साबित हूँ। हर तरफ से जो मुझे लोग टॉर्चर कर रहे हैं और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। दोबारा आप महिला थाना में गई थी? दोबारा गई हूँ, मैं महिला थाना गई हूँ, मैं आईजी साहब के यहाँ गई हूँ, एसपी के यहाँ गई हूँ, लेकिन वहाँ कहीं से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि उसकी जल्द से जल्द अरेस्टिंग हो और मुझे न्याय चाहिए। नहीं तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास सुसाइड के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर में हूँ। इन सब चीज़ों को लेकर लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा मुझे मेंटली प्रेशर हो रहा है। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है? अब तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला है। कुछ नहीं बता रहे? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये उम्मीद नहीं है कि हाँ मतलब इतना बड़ा अत्याचार हुआ है मेरे साथ, ये लोग इतनी शांति से आकर बैठे क्यों हैं, ये लोग कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं,
पे। आप क्या चाहते हो, वो लोग अरेस्टिंग हो? हाँ, मैं चाहती हूँ कि उसकी अरेस्टिंग हो, वो भी जल्द से जल्द। और इतना टाइम क्यों लग रहा है, मुझे इस चीज़ का भी जवाब चाहिए। घटना की पूरी जानकारी यही है कि उसके साथ जो बलात्कार की घटना घटी है, एफआईआर वगैरह दर्ज हो चुका है, मेडिकल हो गया है, 164 का बयान हो चुका है। बावजूद इसके अभी तक प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रही है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन आपको मिल रहा है? प्रशासन इस पर अभी तक कोई रिपोर्ट ही नहीं कर रही है। अभी तक तो उसकी गिरफ्तारी सिस्टम पर लिया जाए तो अभी तक उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। कहाँ गई हैं आप मिलने, कहाँ गई? हम लोग डीएसपी साहब के यहाँ गए हैं, आईजी साहब के यहाँ गए हैं, तो वहाँ आश्वासन मिला होगा वहाँ पे कुछ? आश्वासन बस यही है कि देखिए, आश्वासन यही है कि हाँ कार्रवाई करेंगे, इतना आश्वासन तो कॉमन आश्वासन है। लेकिन इस आश्वासन से तो काम नहीं हो रहा है ना, उसकी गिरफ्तारी तो नहीं हो पा रही है, वो खुला घूम रहे हैं। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी हो। प्रेमी जब शादी करने जा रहा था तो प्रेमिका पुलिस के पास गुहार लगाने पहुंची। महिला थाना ने प्रेमी प्रेमिका की शादी करवा डाली। 9 साल के प्यार के बाद जब प्रेमी दूसरी जगह शादी करने जा रहा था तो प्रेमिका पुलिस के पास पहुंच गई। महिला थानेदार को आवेदन देकर कहा कि मेरी दुनिया लुट रही है, आप बचा लीजिए, नहीं तो वह जिंदा नहीं रह पाएगी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर थाने ले गई। यहाँ पर दोनों को आमने सामने रखकर पुलिस ने पूछताछ किया तो दोनों ने एक दूसरे से प्रेम करने की बात स्वीकारी। इसके बाद महिला थानेदार पूर्णिमा कुमारी ने लड़का व लड़की पक्ष को थाने पर बुलाया। दोनों पक्षों की सहमति मिलने पर थाना परिसर स्थित मंदिर में विवाह करा दिया। इस शादी में साइबर व महिला थाने के पुलिस पदाधिकारी व जवान बाराती बनकर शामिल हुए। शादी के बाद थाना परिसर में मौजूद लोगों के बीच में मिठाइयां बांटी गई। इसके बाद लड़की पक्ष ने खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा कर दिया। दरअसल मामला यह है कि मनियारी थाने के अमरख निवासी 23 वर्षीय जीतू कुमार का पिछले 9 साल से उनकी बहन की चचेरी ननद जो मीनापुर के खेमाई पट्टी निवासी रानी कुमारी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जीतू को अपनी बहन के घर आते जाते समय रानी से प्रेम हुआ था। जीतू हैदराबाद में कपड़ा सिलाई का काम करता है। उसका पिछले माह परिवार के लोगों ने दूसरी जगह शादी तय कर दी थी। इससे लड़की सदमे में थी। उसने 2 दिन पहले महिला थाने में आवेदन देकर कहा था कि 9 साल से वह जीतू से प्यार करती है, अब वह दूसरी जगह शादी कर रहा है। इस पर महिला थानेदार ने उसके प्रेमी को पकड़कर थाने लाई। यहाँ दोनों परिवारों की सहमति के बाद मंदिर परिसर में शादी करा दिया गया। जीतू का कहना है कि 2011 में अपनी बहन के घर खेमाई पट्टी में रह रहे थे। वहां उसकी दीदी की चचेरी ननद से बातचीत हुई थी। 2016 के बाद वह हैदराबाद चला गया था। जीतू का आरोप है कि लड़की की मां जबरन उससे शादी कराना चाह रही थी। उसके घर पर हंगामा किया था। इस वजह से दोनों परिवार में मतभेद हुआ था। उसकी शादी दूसरी जगह तय हुई थी। अब पुलिस उसको पकड़कर थाने लाई है। उसकी शादी कराई गई है। अब दोनों साथ में खुश रहेंगे। जिले में हीट वेव का असर अब छोटे बच्चों पर देखने को मिल रहा है। छोटे बच्चे बड़ी संख्या में बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टरों ने बच्चों के माता पिता को नसीहत दी। बच्चों के पेट दर्द, पीली उल्टी और मल त्याग न करने की आदत को नजरअंदाज न करे। उक्त बातें केजरीवाल अस्पताल के पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने अस्पताल में आए अभिभावकों को बताते हुए ये बात कही। उन्होंने इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन विषय पर विशेष बताया कि अमूमन पेट के दर्द, पीली उल्टी और मल त्याग न करने की बीमारी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। नवजात शिशुओं और कुछ महीनों के छोटे बच्चों के लिए यह एक गंभीरता वाली बीमारी है, क्योंकि इस उम्र के छोटे बच्चों में ऐसा होने का मतलब है उनके पेट के अंदर की आंतों की संरचना में गड़बड़ी है। डॉक्टर अजय ने बताया उनके और केजरीवाल अस्पताल द्वारा जनवरी 2023 में उत्तर बिहार का प्रथम अस्थायी शिशु सर्जरी केंद्र बना है, जहां अब तक लगभग 75 से ज्यादा बच्चों की इस बीमारी का उपचार उनकी देखरेख में किया गया है। उन्होंने आगे बताया, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन का पता करने के लिए अभिभावक को सबसे पहले किसी शिशु रोग फिजिशियन से संपर्क करना चाहिए और उनके दिए गए सुझाव के अनुसार अगर बच्चा जल्द से जल्द ठीक नहीं होता है तो आप तुरंत उनके परामर्श करके बच्चे का सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड या फिर एक्सरे करवाएं। हालांकि अगर बच्चों में इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के लक्षण ज्यादा दिख रहे हो तो तुरंत बिना देर किए उसे किसी पीडियाट्रिक सर्जन से दिखलाएं।
आपको बता दें कि अब मुजफ्फरपुर में अस्थायी रूप से बच्चों के लिए सर्जरी कक्ष और सर्जन दोनों उपलब्ध है। किसी भी माता पिता को अब कहीं भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा और न ही अस्पतालों के चक्कर लगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सर्जरी से इस आंत की संरचना की बीमारी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। देखिए, बच्चों में पेट का फूलना, पेट दर्द होना, पीली उल्टी होना, मल त्याग, पैखाना न होना, ये सब बच्चों में इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन नाम की बीमारी दर्शाता है। ऐसे में बच्चों का आंत की संरचना अच्छी नहीं होने के कारण या किसी और के कारण से आंत का आपस में उलझ जाने के कारण ऐसी बीमारियां देखी जाती हैं, जिसमें जल्द से जल्द बच्चों को नजरअंदाज ना करके ऑपरेशन के लिए किसी पीडियाट्रिक सर्जन से दिखाने की जरूरत है। तो कैसे पता चलेगा कि आंत की गड़बड़ी है? सही सवाल पूछा आपने। ऐसे गड़बड़ियों के पता करने के लिए सबसे पहले तो किसी अनुभवी चिकित्सक के पास आपको जाने की जरूरत है, जो आपका एक्सरे, अल्ट्रासाउंड अथवा अगर जरूरत पड़े तो सीटी स्कैन करा के देखेंगे। और अगर अच्छा रहे तो अब मुजफ्फरपुर में अस्थायी तौर से पीडियाट्रिक सर्जन की सुविधा उपलब्ध है, 24 घंटे उपलब्ध है, हफ्ते में 7 दिन उपलब्ध है। तो आप आके यहाँ पे हमें दिखा सकते हैं, जिससे कि कुछ जांच के बाद हम लोग पता कर सकते हैं कि आंतों की उलझन, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की बीमारी है या नहीं। तो सर्जरी करने के बाद क्या आंत का बीमारी जो है दूर हो सकता है? बिल्कुल सर, चूंकि आप मुजफ्फरपुर में प्रथम शिशु सर्जन के रूप में जाने जाते हैं, इस पर क्या कैसा लगता है? जब भी मुझे कोई प्रथम शिशु शल्य चिकित्सक कह के पुकारता है तो खुशी भी होती है, लेकिन साथ साथ मन में ये भी बात आती है कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसे जिम्मेदारी पूर्वक निभा पाऊँ। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार हुआ। मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूँ और अभी मैं मुजफ्फरपुर में अस्थायी तौर से केजरीवाल हॉस्पिटल और आसफ हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो हम बच्चा को लेके गए डिलीवरी कराने डुमरा सदर हॉस्पिटल। कहाँ पे, कौन सा जिला? सीतामढ़ी। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राम प्रवेश राय। अच्छा, उसके बाद फिर? तो वहाँ से हम जब बच्चा का जन्म हो गया, हर कुछ हो गया, तो डॉक्टर साहब जांच बूझ करके कहा कि आप ले जाइए घर। तो हम लोग घर ले गए, लेकिन घर जब आए तो 10 या 12 घंटा रखे बच्चा को। उसके बाद हमारा बच्चा का सीरियस बहुत ज़्यादा हो गया। जो वहाँ से हम लेके गए सीतामढ़ी, संजय कुमार डॉक्टर है उसमें। अच्छा, उस समय डिलीवरी। स्मार्ट मीटर को लेकर जिला जाप सदस्यों ने ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा विभाग के सचिव और एसडीओ पूर्वी के खिलाफ मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर किया। जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शनिवार को स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, ऊर्जा विभाग के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और मुजफ्फरपुर पूर्वी अनुमंडल अधिकारी ज्ञान प्रकाश को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि उपभोक्ताओं की मर्जी के खिलाफ घरों में जबरन प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है और मनमानी बिजली बिल वसूली जा रही है। इससे उपभोक्ताओं के अधिकार का हनन हो रहा है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करने वाले उपभोक्ताओं के ऊपर मुकदमा करने की प्रशासन धमकी दे रही है। ऐसी स्थिति में न्यायालय पर भरोसा करते हुए वह प्रीपेड मीटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसकी सुनवाई 26 जून 2023 को होगी। मुजफ्फरपुर जिले में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के सुझाव और उनके राय विचार को जाने बिना इस विभाग के बुद्धिजीवियों के साथ विमर्श किए हुए बिहार सरकार के मनमाना और एक गलत फरमान से पूरे मुजफ्फरपुर जिले वासी जो विद्युत उपभोक्ता हैं, उनमें एक काफी रोष का माहौल है। जिन परिवार में 500 रुपए का बिजली बिल आया करता था, आज 2-2 हजार और 1,500 हजार 3-3 हजार रुपए बिजली की बिल आ रही है। जब हम लोग लगातार इसके खिलाफ जिला समाहरणालय पर हम लोगों ने अपने जन अधिकार पार्टी के द्वारा 1 दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन भी किया और प्रभारी डीडीसी जो जिला अधिकारी के प्रभार में थे, हम लोगों ने उनसे मिल करके एक ज्ञापन भी सौंपा था कि मुजफ्फरपुर जिले में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और बिजली की संकट ऐसी है कि 15 लाख जो युवा हैं, मैं
इस विषय को कहीं न कहीं गंभीरता पूर्वक सरकार को समझनी चाहिए। 15 लाख नौजवान जो इस बिजली विभाग में मीटर रीडिंग का कार्य कर रहे थे, आज वह एकाएक सड़कों पर आ गए हैं, वह बेरोजगार हो गए हैं। सरकार को इसकी चिंता नहीं है। बिजली जैसी सुविधाएं लोगों के आम जीवन को बढ़ाने के लिए, समाज को और सशक्त करने के लिए इसे अति आवश्यक सेवा के रूप में माना गया था। आज सरकार कहीं न कहीं पूरी तौर पर इसे अपने व्यापारिक हिस्से का पार्ट बना लिया है और जो सेवा की भावना थी वह अब व्यापार की भावना हो गई। इसको लेकर आज क्या आप किए? हम लोगों ने आज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के कोर्ट में आज हम लोगों ने ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जी ने मुकदमा दायर किया है, जिसमें 3 लोगों को मुख्य रूप से आरोपित बनाए हैं। उसमें विद्युत मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं और नाम मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीएड, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, टीईटी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार रामदयालु रोड जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। Contact us on 9334900337 6203529231 7766974617। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है। और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है। और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है।
2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, एचडीएफसी से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। अपने स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी की मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय सरैयागंज नव युवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स बिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH 77, मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। करोड़ों रुपए की लागत वाली ब्लड कलेक्शन वैन SKMCH में सरकारी लचर व्यवस्था के कारण धूल फाक रही है। देखिए ये रिपोर्ट। हमारे समाज में रक्तदान को महादान का दर्जा दिया गया है। रक्तदान के अनेकों फायदे हैं, जैसे हमारे द्वारा किए गए रक्तदान से कई लोगों की जिंदगी बचती है। रक्तदान का कितना महत्व है, इसका एहसास हमें तब होता है जब हमारा कोई निकटतम व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा होता है। रक्तदान कर हम जहां एक ओर किसी की जान बचाते हैं, वहीं दूसरी ओर इससे जबरदस्त आत्मसंतुष्टि मिलती है। कई लोग रक्तदान को लेकर फैली भ्रांतियों के कारण रक्तदान करने से कतराते हैं, जबकि इससे कोई हानि नहीं होती, बल्कि कई प्रकार का लाभ होता है। अब आइए हम बात करते हैं मुख्य मुद्दे पर। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में लगभग 1 साल से ब्लड कलेक्शन वैन स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया गया है, मगर यह ब्लड कलेक्शन वैन 1 साल से धूल फाक रहा है। इस पूरे मामले पर हमारी टीम ने जनहितैषिता के संयोजक प्रिंशु मोदी से जब इस मामले पर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 17 मार्च 2022 को जनहितैषिता की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर जिले में रक्त की कमी को देखते हुए समस्या से अवगत कराया था, जिस पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से त्वरित कार्रवाई करते हुए 14 जून 2022 को एक ब्लड कलेक्शन वैन SKMCH को सौंपा गया, जो आज तक SKMCH में धूल फाक रहा है। आपको बताते चले कि इस ब्लड कलेक्शन वैन में कई सारी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद है, जैसे यह वैन फुल AC है। इस वैन में 2 लोग एक साथ ब्लड डोनेट कर सकते हैं और जहां भी लोग ब्लड डोनेशन के लिए कैंप लगाते हैं, उस जगह पर अगर यह बस को लगा दिया जाए तो वहां किसी भी कैंप लगाने की जरूरत नहीं है।
यह बस अपने आप में ही एक कैंप है। सोचने वाली बात यह है कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एक ऑपरेटर और एक ड्राइवर की व्यवस्था नहीं कर सकता है। आए दिन जिले में रक्त की समस्या देखने को मिलती रहती है। थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों को भी रक्त समस्या से लगातार जूझना पड़ता है। मुजफ्फरपुर से विकास गोस्वामी की रिपोर्ट। ब्लड कलेक्शन वैन जो पिछले साल उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे, हम उनका धन्यवाद देंगे। 2 महीने के अंतर्गत पिछले 14 जून को मुजफ्फरपुर को एसकेएमसी को सौंप दिया गया और सौंपने के उपरांत से लेकर 1 साल बीत गया। 14 जून बीत गया, लेकिन आज तक उसमें टेक्नीशियन हो चाहे ड्राइवर हो, उसको कैसे चलेगा इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। हमको लगता है कि मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में जब यहाँ खुद सुपरिटेंडेंट हैं, खुद है ना, इनकी सारी व्यवस्था है, तो एक ड्राइवर के कारण मतलब हम लोग इतने असक्षम लोग हैं कि एक ड्राइवर के कारण एक वैन जो 25-30 लाख का वैन है वो पड़ा हुआ है। आखिर मतलब हमको लगता है कि या तो सोच ही नहीं है कि हमको कुछ करना है, और हम लोग कुछ प्रयास करके कुछ करते भी हैं। उसी तरह आई बैंक भी पड़ा हुआ है बहुत दिनों से पेंडिंग, वो भी पिछले ही साल उसको लाइसेंस मिला। तो हमको लगता है कि सोच करने की सोच होगी तब तो करेंगे। फंड की कोई कमी सरकार के पास तो रहती नहीं है, कोई चीज़ को चलाने का सोचना तो पड़ेगा। इस विषय में भी हम कई बार लेटर चलाने के लिए भी लिखना पड़ा है वैन लाने के पहल के बाद। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य तो हम लोग का कुछ नहीं हो सकता है कि हमारी व्यवस्था इतनी असक्षम है कि एक ड्राइवर की व्यवस्था नहीं हो रही। क्या खासियत है ब्लड कलेक्शन वैन की खासियत यह है कि फुल एसी है वो। दूसरा, 2 आदमी एक बार में डोनेट कर सकता है। अगर कहीं कैंप लगे, अगर उस वैन को हम लोग भेज देते हैं तो उसके अलावा डोनेशन देने के लिए कोई व्यवस्था, ब्लड डोनेट करने के लिए कोई अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। उस वैन खाली सिर्फ खड़े कर देंगे तो उसमें आप इजीली 2 आदमी कर करके डोनेशन हो जाएगा। दूसरी, वो इतनी सुंदर बना हुआ है कि आप उसको देख कर भी आपकी इच्छा, हमको जैसा लगता है कि जहां 50 यूनिट होना है सिर्फ उस वैन को देख के स्टार्ट हो जाएगा। दीवान रोड स्थित निजी विवाह भवन परिसर में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को शहादत दिवस पर समारोह का आयोजन किया। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की ओर से शनिवार को दीवान रोड स्थित किरण श्री विवाह भवन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शहादत दिवस समारोह मनाया गया। इस दौरान महिला अधिकार विषय पर कन्वेंशन का आयोजन हुआ। सबसे पहले वहां मौजूद लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं कन्वेंशन को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष शारदा देवी ने कहा कि झांसी की रानी देश की आजादी के लिए शहीद हो गई। जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत की तो सभी लोगों ने उनका साथ दिया, लेकिन आज इसी झांसी की रानी के देश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रही है। महिला खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न हो रहा है। यौन उत्पीड़न करने वाले भाजपा सांसद को सरकार बचाने में लगी हुई है। देश के लिए यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। हाल के दिनों में देश में यौन हिंसा के मामले में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा शिक्षा के स्तर में गिरावट हुई है। 1857 की क्रांति में शहीद हुई थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 17 जून ही उनकी शहादत का दिवस है। 18 जून भी कहते हैं लोग, हम लोग 17 जून को आज मना रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति इस देश में आज़ादी की पहली लड़ाई मानी जाती है और उस क्रांति में इस देश की हजारों महिलाएं शामिल हुई थी। झांसी की रानी की शहादत दिवस पे आज हम उन तमाम औरतों को याद कर रहे हैं। वो चाहे किसान महिलाएं थीं, वो तवाइफें थीं, वो रानियां थीं, वो दासियां थीं, वो कम उम्र की नौजवान लड़कियां थीं। इन तमाम लोगों ने इस देश में जो अंग्रेजों का कुशासन चल रहा था, जो शोषण और दमन चल रहा था, जो अंग्रेज पुलिस का महिलाओं पर अत्याचार चल रहा था, उसके खिलाफ इस देश की मुक्ति की लड़ाई में ये तमाम महिलाएं लड़ी थी। और आज हम उन तमाम महिलाओं को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि उस समय जो एक साझी लड़ाई शुरू हुई थी, वो चाहे हिंदू औरतें हों, चाहे मुसलमान औरतें हों, चाहे किसी जाति की महिलाएं हों, हर धर्म हर जाति की महिलाएं इस देश की आज़ादी के लिए 1857 की क्रांति में कूद पड़ी थी। आज भी इस देश को ज़रूरत है
कि तमाम महिलाएं मिलकर इस देश में अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए आंदोलन को तेज करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज हमारा देश आजाद तो है। आरडीएस कॉलेज परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हो गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आरडीएस कॉलेज में चल रही प्रशिक्षण वर्ग शनिवार को संपन्न हो गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री शामिल हुए। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। प्रेस को संबोधित करते हुए बिहार सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है, लेकिन बिहार में गुणवत्ता विहीन शिक्षा प्रणाली काम कर रही है। बिहार सरकार के कारण ही हजारों युवाओं का दूसरे प्रदेश में पलायन हो रहा है। नीतीश राजद सरकार की नीतियों के कारण युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया है। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू करने से पीछे हटना बिहार सरकार का सबसे गलत निर्णय है। बिहार सरकार को चाहिए कि केंद्र सरकार के राष्ट्रीय नीति के आधार पर बिहार में भी शिक्षा नीति लागू करे। सभी का स्वागत है। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार है। आज एक विशेष विषय पर आप सबके साथ अपनी बात शेयर करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। हम सबको मालूम है कि बिहार की लेगेसी रही है कि ज्ञान के आधार पर दुनिया के अंदर में बिहार ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है, चाहे प्राचीन काल की बात हो, चाहे वर्तमान समय की बात हो। लेकिन ज्ञान, यदि बिहार की ज्ञान परंपरा को हम सब लोग देखते हैं और वर्तमान में जब ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो लगता है कि बिहार की जो सरकार है, ज्ञान परंपरा को कहीं न कहीं निगलने के लिए राहु की भूमिका में स्वयं आज इस प्रदेश के अंदर में पिछले 20 साल से जो मौजूदा मुख्यमंत्री जी हैं, वो शिक्षा के ऊपर में सबसे बड़ा राहु ग्रह की तरह बैठे हुए हैं। हम सबको मालूम है कि बिहार तेजी से देश आज़ादी के बाद जब श्री कृष्ण बाबू मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो सबसे विकसित प्रदेश में दूसरे नंबर पर बिहार प्रदेश आता था। लेकिन बिहार के नेताओं के कारण से, बिहार के लीडरशिप के कारण से आज बिहार पलायन के लिए, बिहार आज बेरोजगारी के लिए, बिहार आज बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। और इसका जिम्मेवार सिर्फ बिहार के पॉलिटिकल सिस्टम है। बिहार के पॉलिटिशियन वोट बैंक के कारण से अपनी वोट बैंक बचाए रखने के लिए पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने के लिए तुले हुए हैं। हम सबको एक विषय पर मैं ध्यान आपका आकृष्ट कराना चाहूंगा कि 2022 के अंदर में 4/4/2022 के अंदर में बिहार की सरकार एक पत्र लिखती है कि हम 4th ईयर डिग्री कॉलेज प्रारंभ करना चाहते हैं। और उस समय की तत्कालीन सरकार कहती है कि 4 साल का जो डिग्री कोर्स है उस बिहार के अंदर में हम लागू करना चाहते हैं। ये सरकार के उप सचिव का पत्र है और सरकार ने उसके आधार पर दिल्ली को यानी CBCS लागू करेंगे, हम 4 साल का डिग्री कोर्स स्टार्ट करेंगे, पूरी एक अपना मसौदा बना करके। जिला सहकारी संघ और पैक्स अध्यक्षों ने अपनी मांगों को लेकर अहम बैठक की। धान अधिप्राप्ति में अरवा चावल का लक्ष्य बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर जिला सहकारी संघ के बैनर तले पैक्स अध्यक्षों ने बीबीगंज स्थित अधिवक्ता अरुण शुक्ल के आवास पर बैठक की। इसकी अध्यक्षता संघ के जिला सचिव चंदेश्वर चौधरी ने की। बैठक में धान अधिप्राप्ति में अरवा चावल का लक्ष्य बढ़ाने, टैक्स के गोदाम में खराब हो रही धान को अविलंब लेने एवं बैंकों से लिए गए लोन पर बढ़ते ब्याज का हल निकालने समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सहकारी संघ ने नाराजगी जताई है। इन सब मुद्दों को लेकर सहकारी संघ ने हाईकोर्ट में सरकार पर मुकदमा दर्ज कराया है। पैक्स अध्यक्षों का आरोप है कि डीलर उनका शोषण कर रहे हैं। सरकार जब तक अरवा चावल लेना शुरू नहीं करेगी, तब तक पैक्स अध्यक्ष का शोषण होता रहेगा। बैठक में सभी ने उत्सव समिति से निर्णय लिया कि सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। ये हम आप प्रेस मीडिया के तमाम माननीय लोगों के समक्ष कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने जो मुजफ्फरपुर जिले को ये चावल कूटने के, चावल धान अधिप्राप्ति के लिए जो हम लोग को टास्क दिया पैक्सों को, उसमें ये इनका तुगलकी फरमान है। ये इनका कहना है नीतीश जी का कि हम उसना चावल ही ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करेंगे। मुजफ्फरपुर में मैं आप सबों को बता दूं कि 3 उसना मिल है जिसकी क्षमता बहुत कम है और मुजफ्फरपुर जिले में 400 से ज़्यादा पैक्स हैं और लगभग 15 लाख धान की अधिप्राप्ति मुजफ्फरपुर में जिले में हुई है। क्या यह समय रहते हुए यह 1-1.5 महीने के अंदर ऐसा चावल को पैक्सों के द्वारा धान को कुटवाकर सरकार को BSFC को दे देना यह संभव नहीं था। लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के लड़ाई के बाद पैक्स संघ ने जो लड़ाई लड़ी
तो उसको जा करके उन्होंने 4 उस अरवा जो सहकारिता का मिल था उसको उन्होंने लागू किया। उससे भी नहीं हुआ, आंदोलन बहुत तीव्र हुआ, तो लेकर पटने से मुजफ्फर। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।